Today we will see how can we manage large data set in front end, and we will see what are the problems that comes with large data, multiple solution. Before we start, मैं तुम्हें idea of this session clear कर देता हूँ. Idea of this session is to have a understanding of the complexities involved in a technical requirement and various branches to solve it and the trade-offs that we make as a software engineer. तो ये हमारा एक एजेंडा है फॉर दिस सेशन, टू हैव अ मेंटल मॉडल कि जब कोई प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं और हर तरीके के अपने ट्रेड ऑफ होते हैं. ठीक है, तो बिफोर वी सी कि भाई लार्ज डेटा सेट में क्या प्रॉब्लम है इन फ्रंट एंड, फर्स्ट वी सी व्हाई डू वी इवन सेंड सच लार्ज डेटा. क्योंकि अगर इतना ज़्यादा डेटा सर्वर सेंड कर रहा है, लाइक से 20 MB और 50 MB और इवन 100 MB, तो जाहिर सी बात है कि यार इतना ज़्यादा डेटा सर्वर को भेजना नहीं चाहिए. तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे सर्वर ऐसा डेटा भेज सकता है. लेट्स सी फ्यू सिनेरियोज. ओके, नंबर वन इज इंटरव्यू डिस्कशंस. तुम्हें ऐसे सिनेरियोज दिए जा सकते हैं. सेकंड, लिगेसी कोड बेस. तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका जो बैकएंड है वो काफी टाइम पहले लिखा गया था और ड्यू टू सम टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज बैकएंड इज सेंडिंग लार्ज फाइल. लैक ऑफ स्किल्स. वेल, अगर मैं बात करूं फोन्स की, तो आज के टाइम पे सबसे अच्छा फोन आईफोन है. सबके पास वही होना चाहिए, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट. हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता. सिमिलरली, हर कोई सारी स्किल सीख के नहीं आता. माइट बी जो बंदा बैकएंड लिख रहा है उसने अभी अभी बैकएंड सीखा है और उसको ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में नहीं पता, तो यू कांट डू एनीथिंग. ओके, तुम्हें कोई पीओसी कंप्लीट करनी है, यू हैव टू चेक कि तुम्हारा सर्वर लार्ज डेटा पे कैसे रिएक्ट करता है, फ्रंट एंड लार्ज डेटा पे कैसे रिएक्ट करता है, एंड समटाइम्स यू माइट हैव टू प्रोसेस लार्ज लॉग फाइल्स इन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. तो सिनेरियो ना कुछ भी हो सकता है जहां पे तुम्हें एक लार्ज डेटा फाइल को फ्रंट एंड में मैनेज करना पड़े. दीज आर सम सिनेरियोज. और अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूं तो मैंने एक डमी सिचुएशन क्रिएट करके रखी है. आई हैव बोथ फ्रंट एंड बैक एंड कोड. तो सबसे पहले मैं फ्रंट एंड स्टार्ट कर देता हूं और उसके बाद लेट मी स्टार्ट बैक एंड. मैंने एक नोड का सर्वर क्रिएट कर रखा है जो कि एक डेटा फाइल को सेंड करेगा, और एक फ्रंट एंड जो कि सिंपली उस एप्लीकेशन या उस डेटा को कंज्यूम करेगा. और हम कोड को भी देखेंगे. ओके, लेट मी ओपन द कोड. जैसे जैसे हम डेमो कवर अप करते रहेंगे कोड भी देखते रहेंगे. तो सी, जब भी मुझे सर्वर से डेटा लेके आना होता है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका क्या होता है. वी मेक अ एपीआई रिक्वेस्ट. सी, आई एम मेकिंग अ फेच कॉल. जो भी डेटा मुझे मिलता है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ. यहाँ पे मैं जेसन डॉट पार्स यूज़ कर रहा हूँ और फिर मैं सिंपली स्टेट अपडेट कर देता हूँ. दिस इज़ रिएक्ट. ओके, यहाँ पे हमने रिएक्ट का कोड लिखा हुआ है. अगर तुम व्यू, एंगुलर या प्लेन जावास्क्रिप्ट में काम करते हो तो जस्ट जस्ट फोकस ऑन दीज 3 लाइन्स कि भाई मैं सर्वर से डेटा ला रहा हूँ, पार्ट्स कर रहा हूँ और यूआई पे दिखा रहा हूँ. अब ये वाला जो तरीका है ना, मोस्ट ऑफ अस डू दिस जब हम अपना फ्रंट एंड का कैरियर स्टार्ट करते हैं. अगर मैं ब्राउजर में जाता हूँ, लोड डेटा पे क्लिक करता हूँ, तो यू विल सी कि कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है. सी, मैंने क्लिक किया, डेटा आ गया. यही कोड रन हो रहा है बाय द वे. ठीक है, जो कोड तुम्हारे सामने है. प्रॉब्लम क्या है, लेट मी इंस्पेक्ट इट एंड लेट्स ओपन द नेटवर्क पैनल. लेट मी जूम लिटिल बिट. लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड लेट्स लोड अगेन. सो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है. मैं एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन पे हूँ. लेट मी थ्रॉटल माई स्पीड. ओके, तो मैं इसे कर देता हूँ 3G एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस लोड डेटा अगेन. सी, मैं क्लिक कर चुका हूँ बट एटलीस्ट 2 से 3 सेकेंड मुझे वेट करना पड़ रहा है. और उस टाइम पे लेट मी अगेन टर्न ऑफ द थ्रॉटलिंग, डू अ रिफ्रेश, थ्रॉटल अगेन, क्लिक ऑन लोड डेटा. अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बार बार क्लिक कर सकता हूँ. सी, जब तक मेरे पास डेटा नहीं आ जाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे क्लिक करने पे कुछ हुआ है. अब इस सिचुएशन को हम जनरली कैसे सॉल्व करते हैं. वेल, फॉर दैट आई हैव अनदर डेमो. लेट मी क्लियर द नेटवर्क पैनल और अब मैं क्लिक करता हूँ लोड डेटा पे. तो नाउ वी आर शोइंग अ मैसेज, प्लीज वेट, प्रिपेयरिंग डेटा.
तो अब यहाँ पे यूज़र को पता है भाई कि कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे बार-बार बटन पे क्लिक नहीं करना। तो यहाँ पे हमने जो वेटिंग की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया, बट यहाँ पे हमने एक और प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो फर्स्ट लेट मी ओपन दिस कंपोनेंट लोडिंग मैसेजेस। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली जैसे ही एपीआई कॉल लगा रहा हूँ, लोडिंग को मैं ट्रू कर दे रहा हूँ। इससे जो भी टाइम लग रहा है डेटा को लाने में, वो मैंने मैनेज कर लिया। बट यहाँ पे एक और कल्प्रिट है, दैट इज दिस जेसन डॉट पार्स। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये सिंक्रोनस है। जब तक डेटा की पार्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं होगा। और अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसकी पार्सिंग में टाइम लग रहा है, तो यूजर इज ब्लॉक्ड। सो फॉर एग्जांपल मैंने बटन पे क्लिक किया, पार्सिंग चल ही रही है और मैंने कुछ टाइप करने की कोशिश की, तो मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। और मेरा जो ब्राउज़र है वो फ्रोज़न रहेगा जब तक पार्सिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। यू कैन चेक कि ये जो जेसन डॉट पार्स है ये कितना टाइम ले रहा है। सो लेट मी डू दिस कंसोल डॉट टाइम। आई विल क्रिएट अ यूनिक टाइमर स्टार्ट, एंड आफ्टर इट लेट्स डू कंसोल डॉट टाइम लॉग स्टार्ट, और मैं एंड भी कर देता हूँ कंसोल डॉट टाइम एंड स्टार्ट। तो बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, वो एमएस में होगा। ओके, तो लेट मी टर्न ऑफ द थ्रॉटलिंग। कंसोल में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन लोड डेटा। इट्स लाइक 15 मिली सेकेंड। ओके, लेट्स डू अ रीलोड अगेन। लेट्स डिसेबल द कैशिंग, ओके, सो दैट हर बार एक नई रिक्वेस्ट लगे। एंड लेट्स रीलोड, लेट्स क्लिक ऑन लोड डेटा। 6 मिली सेकेंड, 8 मिली सेकेंड। लेट मी सी कि मैंने परफॉर्मेंस को थ्रॉटल कर रखा है क्या। नो। सो यहाँ पे मैंने कोई थ्रॉटलिंग नहीं की है। मुझे मिनिमम 6 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा टू इंटरैक्ट, क्योंकि पार्सिंग में 6 मिली सेकेंड लग रहा है। अब मेरे लिए वो नेग्लिजिबल है क्योंकि मैं ब्राउज़र में हूँ। बटन पे क्लिक करने के बाद एरो को यहाँ ले जाने में ही 6 मिली सेकेंड लग जाएंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि ब्राउज़र या वेब पेज अनरिस्पॉन्सिव है। बट अगर मैं एक स्लो डिवाइस में हूँ, कोई स्लो विंडोज़ मशीन है या मैं मोबाइल फ़ोन पे हूँ, आई विल फील दैट डिले। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी परफॉर्मेंस को थ्रॉटल कर देता हूँ, 4x कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स डू अ रिफ्रेश, और अब देखता हूँ कि अब जेसन डॉट पार्स सेम डेटा को पार्स करने में कितना टाइम लेता है। 32 ms। सी, जैसे जैसे मेरा हार्डवेयर डिग्रेड होता जाएगा, ये टाइम ज़्यादा होता जाएगा। तो ऑन स्लो डिवाइसेस, ऑन मोबाइल डिवाइसेस, यूजर विल फील द अनरिस्पॉन्सिवनेस। इसको तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो? वेल, यू कैन यूज वेब वर्कर्स। जब डेटा मेरे पास आ जाएगा, या पूरा का पूरा एपीआई कॉल का मैकेनिज्म तुम वेब वर्कर में शिफ्ट कर सकते हो। ये जो वेब वर्कर है, इसका यूज करके हम एक नया थ्रेड स्पॉन कर सकते हैं जो कि मेन थ्रेड से अलग होता है। ओके, सो ये काम कैसे करता है मैं तुम्हें थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सिंगल थ्रेड जावास्क्रिप्ट। अब इस मोमेंट पे मुझे डेटा लेके आना है सर्वर से और पार्ट्स करना है। अगर वो सारा काम ये सिंगल थ्रेड करेगा तो मेरा ब्राउज़र या मेरा वेब पेज ब्लॉक हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं मैसेज के थ्रू वेब वर्कर को बता दूंगा, वेब वर्कर, कि भाई तुझको एपीआई कॉल से डेटा लाना है, पार्ट्स करना है। वेब वर्कर वो काम करेगा, और जो सिंगल थ्रेड जावास्क्रिप्ट है वो अपना काम करता रहेगा। जब भी डेटा रेडी होगा, वेब वर्कर वाया इवेंट्स मुझे बता देगा, और मैं फिर उसको कंज्यूम करके अपना काम कर लूँगा। कोई भी डिले नहीं आएगा। कोड में कैसे करते हैं? वेल, इट्स वेरी इजी। लेट मी शो इट टू यू। वेब वर्कर JSX, बटन पे क्लिक करूंगा, लोड फंक्शन कॉल होगा। हाउ विल आई क्रिएट अ वर्कर थ्रेड? वेल, यूजिंग न्यू कीवर्ड, न्यू वर्कर, और फिर तुम एक URL पास करोगे, बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फाइल जो कि एक वर्कर थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगी। वाया मैसेजेस बात होती है, ठीक है। तो हम इस
वर्कर फाइल में चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे है क्या। हियर इज दैट वर्कर फाइल, सेल्फ डॉट ऑन मैसेज। ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, पहले मैं तुमको क्विकली वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने वर्कर थ्रेड बनाया। अब अगर मुझे कुछ काम करवाना है तो मैं बताऊंगा यूजिंग पोस्ट मैसेज क्या काम करना है। ओके, जब काम हो जाएगा वेब वर्कर मुझे इस ऑन मैसेज के थ्रू बताएगा वेब वर्कर का काम खत्म हो गया है। ओके, सिंपली वर्कर डॉट पोस्ट मैसेज का यूज करके मैं वर्कर थ्रेड को काम दूंगा कि तुझे ये काम करना है। जब काम हो जाएगा वर्कर थ्रेड यूजिंग ऑन मैसेज मुझे बता देगा कि काम हो चुका है। अब वर्कर थ्रेड में चलते हैं कि वो काम कैसे लेगा। यूजिंग ऑन मैसेज, सेल्फ डॉट ऑन मैसेज, काम लो। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एपीआई कॉल लगा रहा हूँ, डेटा आ रहा है उसको मैं पार्स कर रहा हूँ। जब पार्सिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी मुझे अपने मेन थ्रेड को बताना है काम हो गया। आई विल जस्ट डू सेल्फ डॉट पोस्ट मैसेज और जो भी डेटा है मैं रिटर्न बैक कर दूंगा, जो कि सिंपली मिल जाएगा मेरे मेन थ्रेड को। इसकी वजह से मेरा जो मेन थ्रेड है वो फ्री रहेगा और मेरा वेब पेज अनरिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अगर डेटा मेरे पास ज़्यादा है मैं मैसेज दिखा दूंगा और पार्ट्स करने के लिए वेब वर्कर यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है, अगर मेरे पास डेटा ज़्यादा है। ओके, सो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ डॉम एलिमेंट्स, जो लेआउट कैलकुलेशन है, नए एलिमेंट्स का एडिशन, यूज़र इंटरैक्टिविटी, उस पे इम्पैक्ट आ सकता है, डिले आ सकता है। उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज़ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में जितना डेटा यूज़र को दिखता है हम बस उतना ही डॉम में ऐड करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो सी, यहाँ पे तुम्हें 11 से 12 रोज दिख रही हैं और ये जो राइट साइड में तुम्हें एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये भी 11 से 12 ही हैं। जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो यू विल नोटिस कि बस डेटा चेंज होगा, एलिमेंट्स नए ऐड नहीं होंगे। सी, नए एलिमेंट्स नहीं ऐड होंगे, बस डेटा चेंज होगा। ओके, आई एम जस्ट अपडेटिंग द डेटा एंड दिस टॉप पोजीशन। तो इसका लाइक वर्चुअलाइजेशन का यूज करके वी कैन रिड्यूस नंबर ऑफ डॉम एलिमेंट्स। वर्चुअलाइजेशन काम कैसे करता है, वेल इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। और अगर तुम्हें मैं क्विकली समझाऊं कि ये काम कैसे करता है तो हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं। अब इस डिव के अंदर मुझे स्क्रॉलिंग की फंक्शनैलिटी चाहिए सो दैट मैं यूज़र को एक स्क्रॉलिंग का इल्यूजन दे पाऊँ। जब तक मेरे पास डेटा नहीं रहेगा भाई मैं यूज़र को स्क्रॉलिंग का इल्यूजन नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं एक डमी डिव बनाऊँगा, लंबा सा डिव। ओके, और इस लंबे से डिव की हाइट मैं क्या रखूँगा, वो मैं कैलकुलेट करूँगा कि मेरे पास डेटा कितना है। सो हाइट ऑफ डमी डिव इज इक्वल टू व्हाट, जो भी मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे मल्टीप्लाइड बाई हाइट। सो डायनेमिक हाइट मैं अभी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, लेट्स एज्यूम ए स्टैटिक हाइट कि भाई हर हर रो की हाइट 100 पिक्सल है, तो 100 इंटू जितने भी एलिमेंट्स मेरे एरे में हैं उसका यूज़ करके मुझे मेरा ये डमी डिव मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा ग्रीन डिव है उस पे मैं ऐड कर दूंगा ओवरफ्लो ऑटो। मेरे पास भाई स्क्रॉलिंग की फंक्शनैलिटी आ गई। अगर मैं यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन को इंस्पेक्ट करूँ ना तो तुम्हें कुछ वैसा ही दिखेगा। सी, दिस इज माई डिव व्यू पोर्ट, हाइट कितनी है 400 पिक्सल। मुझे स्क्रॉलिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक डमी डिव ऐड करूँगा। सी, दिस डमी डिव, इसकी हाइट कितनी है 25600 पिक्सल। इसकी वजह से स्क्रॉलिंग आ चुकी है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब भाई मुझे एक और डिव चाहिए जिसमें मैं अपना डेटा दिखाऊंगा। तो लेट्स क्रिएट दैट डिव। ये रहा वो डिव जिस पे मेरा डेटा दिखेगा। अब मैं डिसाइड करूंगा डेटा कहाँ से कहाँ तक दिखाना है। वेल
I will show at max 5 rows. That means from 0 to 4 index. ओके, इससे मेरा 0 to 4 इंडेक्स का डेटा हमेशा दिखेगा। बट मैं चाहता हूं जब यूजर स्क्रॉल करे डेटा अपडेट हो, मैं वो काम कैसे करूंगा? उसके लिए मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा कि यूजर ने इस डमी डिव को ऊपर कितना स्क्रॉल किया है। इनिशियल में तो स्क्रॉल टॉप मेरा 0 रहेगा, इंडेक्स मेरा 0 रहेगा। अगर यूजर ने स्क्रॉल टॉप कर दिया कितना, 100, 100 ऊपर चला गया, हर रो की हाइट है 100, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 100 से, मुझे इंडेक्स मिल गया 1। तो अब मैं डेटा दिखाऊंगा फ्रॉम इंडेक्स 1 to 5। सी, जैसे जैसे यूजर ऊपर स्क्रॉल करता जाएगा, मैं डायनामिक वे में इंडेक्स फाइंड आउट करता रहूंगा कि कहाँ से कहाँ तक दिखाना है, कहाँ से कहाँ तक दिखाना है। इसका यूज करके आई कैन अचीव वर्चुअलाइजेशन। सिंपली 3 डिव का खेल होता है, एक ट्रिक के थ्रू हम वर्चुअलाइजेशन अचीव कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ दिस वर्चुअलाइजेशन वर्क। और वर्चुअलाइजेशन का एक ड्रॉबैक भी है कि तुम सर्चिंग की फंक्शनैलिटी को लूज कर देते हो। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास यूजर 1517 है, मैं सर्च करता हूँ, मुझको दिख रहा है सी 1 मैच। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने स्क्रॉल मार दिया और अब अगर मैं सर्च करूंगा तो ये मुझे नहीं दिखेगा। लेट्स सर्च अगेन, सी नहीं है, क्योंकि अब मैंने डेटा को रिप्लेस मार दिया है। तो अगर तुम वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्चिंग की फंक्शनैलिटी लूज हो जाती है। और अगर तुम्हारे यूजर्स बहुत सर्च यूज करते हैं तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट सर्च बाय योरसेल्फ। तुम्हें सर्च की फील्ड बनानी पड़ेगी और मैन्युअली उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें फ्रंट एंड में लार्ज डेटा को मैनेज करना है तो तुम्हें 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, यू हैव टू शो अ मैसेज जब तक डेटा डाउनलोड हो रहा है, पार्स हो रहा है। अगर डेटा ज़्यादा है, ओके, तो यू शुड यूज़ वेब वर्कर्स टू रेड्यूस, ओके, कि भाई तुम्हारा जो मेन थ्रेड पे लोड है वो कम पड़े, पेज अनरिस्पॉन्सिव ना रहे। और अगर तुम सारा डेटा यूआई पे शो कर रहे हो ऑल एट वंस, कोई पेजिनेशन वगैरह नहीं है, यूज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज फ्रंट एंड ओनली सॉल्यूशन। अगर मैं बैक एंड की बात करूं तो देखो, सबसे आइडियल सॉल्यूशन तो ये है कि हम स्ट्रीमिंग कर दें। जैसे जैसे डेटा मेरे पास आ रहा है मैं यूज़र को दिखाते रहूं, जैसा हम चैट जीपीटी वगैरह में एक्सपीरियंस करते हैं। कोई क्वेश्चन लिखते हैं और धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स लोड होता रहता है। तो मैं इस जेसन के साथ स्ट्रीमिंग क्यों नहीं ऐड कर सकता हूँ? ओके, तो देखो, जेसन फाइल के साथ हम स्ट्रीमिंग डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जब तक मेरे पास पूरी जेसन फाइल नहीं आ जाती आई कैन नॉट पार्स इट। तो लेट्स सी कि भाई प्रॉब्लम क्या होती है जेसन में और उसका सॉल्यूशन क्या है। जेसन फाइल के साथ प्रॉब्लम क्या है? ऑल और नथिंग। जब तक पूरी फाइल मुझे मिल नहीं जाती आई कैन नॉट पार्स इट इन फ्रंट एंड। वाई नॉट जस्ट स्ट्रीम जेसन? अगेन, जब तक मेरे पास पूरी जेसन नहीं आ जाती आई कैन नॉट parse it on front end. What is ND JSON? New line delimited JSON, one complete valid JSON. एक बार में हम एक valid JSON from server to front end भेजते हैं। इसकी वजह से we can stream our data, क्योंकि अब हर चंक में एक वैलिड जेसन है। सेम डेटा, न्यू फॉर्मेट। व्हेन टू रीच फॉर एनडी जेसन? जब भी तुम्हारे पास लार्ज डेटा है, तुम्हें स्ट्रीमिंग चाहिए, तुम्हें प्रोग्रेसिव रेंडरिंग चाहिए, यू कैन ऑप्ट फॉर एनडी जेसन। कब तुम्हें स्किप करना चाहिए? जब तुम्हारे पास बस छोटा सा ही जेसन है, तुम्हारी जो जेसन है वो डीपली नेस्टेड है, इन केसेस में यू कैन स्किप यूजिंग एनडी जेसन। These are few advantages of ND-JSON and these are the drawbacks of ND-JSON. जो तुम्हारी existing JSON है तुम्हें उसको reshape करना पड़ेगा। Why? क्योंकि तुम्हारी existing JSON
माइट बी डीपली नेस्टेड हो और बहुत ही ज़्यादा डेटा को अपने अंदर होल्ड किए हुए हो। तुम्हें उस जेसन को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि स्मॉल हो और वैलिड हो, सो दैट तुम छोटे छोटे चंक्स में डेटा को सर्वर से फ्रंट एंड में भेज पाओ। तो समटाइम्स जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग जेसन स्ट्रक्चर है तुम्हें उसे चेंज करना पड़ेगा। कीप दिस इन माइंड। Alternatives of ND-JSON, well, streaming JSON parser, server sent events, WebSockets, these are few options that you can use it with ND-JSON। और अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ इन द सर्वर एंड इन द फ्रंट एंड, कि कैसे ये ND-JSON के थ्रू हम स्ट्रीमिंग अचीव कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी कि स्ट्रीमिंग UI पे दिखती कैसी है। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट स्ट्रीमिंग। सी, जैसे जैसे डेटा मेरे पास आ रहा है, आई एम जस्ट अपेंडिंग इट, और यू कैन सी इन द नेटवर्क कॉल, ओके, कंटिन्यूअसली जो डेटा है वो मेरे पास रिसीव हो रहा है। एपीआई कॉल मेरी ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम एपीआई कॉल है ना, ये एक नॉर्मल एपीआई कॉल है। यहाँ पे कोई भी अलग से मैं मैकेनिज्म फ्रंट एंड पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ अ नॉर्मल HTTP कॉल। जो सर्वर है वो विद द हेल्प ऑफ हेडर्स मुझे बता देता है, मुझे मतलब ब्राउज़र को, क्लाइंट को, कि स्ट्रीमिंग होने वाली है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफर इंकोडिंग चंक्ड। इससे क्लाइंट को पता चल जाता है कि भाई ये डेटा स्ट्रीम में मेरे पास आएगा। अगर मैं तुम्हें फ्रंट एंड का कोड दिखाऊं, लेट मी ओपन द फ्रंट एंड वन, स्ट्रीमिंग JSX। सुई, ओके, यहाँ पे आई एम जस्ट मेकिंग अ फैच रिक्वेस्ट, और आई नो कि भाई जो डेटा है वो स्ट्रीम्स में मेरे पास आएगा। आई विल यूज़ res.body.getReader। इससे मुझे स्ट्रीम की स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगी, और बस बेस्ड ऑन दैट आई विल रन अ इनफाइनाइट लूप। और मैं तब तक इस लूप को रन करता रहूँगा जब तक मेरे पास डेटा आता रहेगा। जैसे ही एक चंक मेरे पास आएगा मैं उसको पार्स करके अपने स्टेट को अपडेट कर दूंगा, और यूज़र को वो अपडेटेड डेटा दिख जाएगा। और अगर बैकएंड का कोड तुमको मैं दिखाऊं, server.js, सी, कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। आई एम जस्ट सेंडिंग माई डेटा चंक बाई चंक, और जब मैं सारे डेटा को सेंड कर लूंगा तो मैं सिंपली रिस्पॉन्स को एंड कर दूंगा। दैट्स इट, दिस इज हाउ स्ट्रीमिंग वर्क्स। एंड अब अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है हाउ कैन यू मैनेज लार्ज डेटा इन दी ब्राउजर्स, तो तुम्हें सेम सीक्वेंस में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। पहले प्रॉब्लम, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और तुम उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। सो विद दैट सेड वी हैव कवर्ड लाइक हाउ कैन यू मैनेज लार्ज डेटा सेट इन द फ्रंट एंड।